700 से ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, मतलब देश की आबादी का 8.6%। हर कम्युनिटी का अपना यूनिक कल्चर, अपनी लैंग्वेज और हिस्ट्री है, लेकिन उनके सामने चैलेंजेस भी उतने ही यूनिक है। आज हम इन्हीं दुनिया में एक सफर पर चलेंगे। तो इस अमेजिंग जर्नी को शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक करो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि तुम कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मिस ना करो। और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम कहाँ से सुन रहे हो। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा में हम ट्राइबल गवर्नेंस और डेवलपमेंट से जुड़े कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके अनपैक करेंगे। राइट, हम पैसा एक्ट और 6th शेड्यूल के कंपैरिजन से शुरू करेंगे, फिर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीवीटीजीज को समझेंगे। हाँ, और फिर ट्राइबल सब प्लान की गहराइयों में जाएंगे, एनजीओज के रोल को क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। इसके बाद हम ट्राइबल पंचशील की रेलेवेंस, कॉलोनियल पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर, गवर्नमेंट के एक्शंस पर भी बात करेंगे। मतलब ये एक फुल ब्लोन मास्टर क्लास होने वाली है। सो आर यू रेडी? लेट्स डू दिस। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द salient features of PESA Act of 1996 and attempt a comparison with the features of the 6th schedule 15M 2018. ब्रॉड माइक्रो थीम, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क्स, पैसा एक्ट 1996 एंड 6th शेड्यूल फॉर ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस। ओके, तो PESA एक्ट और 6th शेड्यूल, ये दोनों ही मतलब लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए है ना, एग्जैक्टली। उनकी सेल्फ गवर्नेंस को इंश्योर करने और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए। बस फर्क ये है कि एक 5th शेड्यूल एरियाज पर लागू होता है और दूसरा नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्पेसिफिक ट्राइबल एरियाज पर। इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है जिससे हम इसकी पावर को समझ सके? बिल्कुल, बेस्ट एग्जाम्पल है उड़ीसा के न्यामगिरी हिल्स का केस। वहां डोंगरिया कौंध ट्राइब ने पैसा एक्ट के अंडर अपने राइट्स का यूज करके एक बहुत बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट को रोक दिया था। वाओ, ये दिखाता है कि ग्राम सभा कितनी पावरफुल हो सकती है। सही बात है। चलो इसको 3 सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं कि पैसा एक्ट 73rd अमेंडमेंट को शेड्यूल्ड एरियाज तक एक्सटेंड करता है, बेसिकली पंचायती राज फॉर ट्राइबल एरियाज। और 6th शेड्यूल, जबकि 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्पेसिफिक एरियाज को स्पेशल ऑटोनॉमी देता है। अब आते हैं मेन बॉडी पर। पैसा एक्ट 1996 के सेलेंट फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले ये ग्राम सभास को डिसीजन मेकिंग बॉडीज के रूप में एम्पावर करता है। ओके, और के अलावा लोकल मार्केट्स और मनी लेंडिंग पर ग्राम सभा का कंट्रोल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशन में ग्राम सभा की अप्रूवल मैंडेटरी है। गॉट इट। अब 6th शेड्यूल के फीचर्स देखते हैं। 6th शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी एडीसीज और रीजनल काउंसिल्स का गठन होता है। इन एडीसीज के पास लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, लैंड, फॉरेस्ट, जस्टिस सब पर। मतलब ये एक मिनी गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। तुम कह सकती हो उनके पास टैक्स और फीस लगाने की पावर भी होती है, जिससे उन्हें फिस्कल ऑटोनॉमी मिलती है। राइट, तो पैसा और 6th शेड्यूल का कंपैरिजन कैसे करेंगे? इसको एक टेबल फॉर्मेट में सोचो। एप्लीकेबिलिटी, पैसा 5th शेड्यूल एरियाज में 10 स्टेट्स, जबकि 6th शेड्यूल 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज में। गवर्नेंस बॉडी में भी फर्क है, पैसा में ग्राम सभास और 6th शेड्यूल में एडीसीज। करेक्ट। ऑटोनॉमी लेवल, पैसा में लिमिटेड है जबकि 6th शेड्यूल में सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स हैं। और रेवेन्यू पावर, पैसा में लिमिटेड है लेकिन एडीसीज टैक्स लगा सकते हैं। एकदम। तो कंक्लूजन क्या है? 6th शेड्यूल ज्यादा लेजिस्लेटिव और फिस्कल ऑटोनॉमी देता है, लेकिन दोनों कानूनों का फुल इंप्लीमेंटेशन, खास करके फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज का डिवोल्यूशन, ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हुए डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल है। बहुत बढ़िया। अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस हो जाएं। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए पैसा और 6th शेड्यूल के फीचर्स को पॉइंट्स में लिस्ट करना क्यों बेहतर है? इससे क्लैरिटी आती है और एग्जामिनर को की इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलती है। स्ट्रक्चर इज की। राइट। सेकंड, ग्राम सभा के एम्पावरमेंट का रियल वर्ल्ड मीनिंग क्या है दोस्त? इसका मतलब है कि गांव के लोग खुद अपने जंगल, जमीन और पानी के बारे में फैसले ले सकते हैं, बिना बाहरी इंटरफेरेंस के। थर्ड, फिस्कल ऑटोनॉमी का क्या मतलब है और ये एडीसीज के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका मतलब है पैसे जुटाने और खर्च करने की आजादी। ये उन्हें स्टेट फंडिंग पर डिपेंड करने से बचाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन 4, इंट्रोडक्शन में पैसा और 6th शेड्यूल का लीगल बैकग्राउंड देना क्यों जरूरी है? ये कॉन्टेक्स्ट सेट करता है और दिखाता है कि आपको टॉपिक की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है। इट शोज डेप्थ। राइट। फिफ्थ, क्या पैसा एक्ट हर ट्राइबल एरिया में इक्वली सक्सेसफुल रहा है? थोड़ा सोचो। बिल्कुल नहीं। इसकी सक्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स के इंप्लीमेंटेशन और पॉलिटिकल विल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। कई जगह ये सिर्फ कागज पर है। फंक्शंस एंड फंक्शनरीज मेंशन करने से आंसर की वैल्यू कैसे बढ़ती है? ये दिखाता है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर भी फोकस कर रहे हैं। इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट। परफेक्ट। चलो अब पॉज करो एंड प्रैक्टिस सेइंग PSA empowers ग्राम सभास while the 6th शेड्यूल empowers autonomous district councils. इन शॉर्ट, ये दोनों कानून ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस के लिए हैं, लेकिन उनकी पावर और स्कोप में काफी अंतर है। Awesome. Let's move to the next one. Question 2. Particularly vulnerable tribal groups, PTG, 10mm 2017. ब्रॉड माइक्रो थीम, characteristics, vulnerabilities and developmental schemes for particularly vulnerable tribal groups, PVTGs in India. Okay, PVTGs. तो ये मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर भी सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड और आइसोलेटेड कम्युनिटीज है, राइट? जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल, इन्हें ट्राइब्स अमंग ट्राइब्स भी कहते हैं। अब इनका रियल लाइफ एग्जांपल झारखंड की बिरहौ ट्राइब को ले लो। वो रस्सी बनाने के लिए जंगल पर निर्भर थे। अच्छा। जब जंगल तक उनकी पहुंच कम हुई तो उनकी लाइवलीहुड पर बहुत बुरा असर पड़ा। दिस इज अ रियल एग्जांपल ऑफ वल्नरेबिलिटी। गॉट इट। चलो इसको भी 3 सेगमेंट्स में देखते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ओके, तो
PVTGs, जिनको पहले PTG कहते थे, इन्हें फोर्थ 5 ईयर प्लान में आइडेंटिफाई किया गया था। सेंसस 2011 के अनुसार इंडिया में 75 PVTGs हैं। 75, वाओ। अब मेन बॉडी, इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इसके लिए देबर कमीशन के क्राइटेरिया हैं। टोटल 4 हैं। 1. प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। 2. वेरी लो रेट ऑफ लिटरेसी। 3. डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। और 4. सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी। सबसिस्टेंस लेवल मतलब बस गुजारा चल रहा है। एग्जैक्टली। अब इनके सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं? इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, जैसे बिरहौर ट्राइब का एग्जाम्पल हमने देखा। लो लिटरेसी, जैसे ओडिशा के डोंगरियाकोंद। और पुअर हेल्थ आउटकम्स, जैसे तमिलनाडु की कटनाईखंड ट्राइब में मैल न्यूट्रिशन। इनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स भी हैं। हाँ बिल्कुल। एक है PVTG डेवलपमेंट स्कीम, जो हैबिटेट डेवलपमेंट और लाइवलीहुड्स पर फोकस करती है, जैसे तोड़ा कम्युनिटी का इको टूरिज्म प्रोजेक्ट। एक और है वनबंधु कल्याण योजना या VKY, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर के लिए फंड एलोकेट करती है। ओके। तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये है कि स्कीम्स के बावजूद इंडेटेडनेस और सोशल एक्सक्लूजन जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इसके लिए एक इंक्लूसिव और अडेप्टिव अप्रोच की जरूरत है जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स को समझे। मेक सेंस। लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, PVTGs को आइडेंटिफाई करने के लिए देबर कमीशन के क्राइटेरिया याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्राइटेरिया ही PVTGs को दूसरे STs से अलग करते हैं और आंसर को स्पेसिफिक और ऑथेंटिक बनाते हैं। गुड पॉइंट। सेकंड, सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी का सिंपल वर्ड्स में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपनी गुजर बसर के लिए कमा पाते हैं, कोई सेविंग या प्रॉफिट नहीं होता। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। राइट। थर्ड, आंसर में स्पेसिफिक ट्राइब्स जैसे बिरहोर या डोंगरिया कोंद का एग्जाम्पल देने से क्या फायदा होता है? ये आपके पॉइंट को ऑथेंटिक बनाता है और दिखाता है कि आपने डीपली स्टडी किया है, सिर्फ थियरी नहीं। परफेक्ट। फोर्थ, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स PVTGs की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह सॉल्व कर पाई हैं? सोचो जरा। नहीं, इंप्लीमेंटेशन में गैप्स हैं और अक्सर स्कीम्स कल्चरली सेंसिटिव नहीं होती। टॉप डाउन अप्रोच काम नहीं करता। फिफ्थ क्वेश्चन, अगर आपको PVTGs के लिए एक पॉलिसी बनानी हो तो सबसे पहली चीज क्या होगी? सबसे पहले उनकी बेसिक नीड्स जैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन पर फोकस करना होगा। साथ ही उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करना होगा। बॉटम अप अप्रोच जरूरी है। ग्रेट आंसर। एंड सिक्स्थ, शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना क्यों जरूरी है? ये आंसर को एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देता है, सिर्फ रैंडम पॉइंट्स लिखने से बेहतर है। इट शोज अ लॉजिकल फ्लो ऑफ थॉट। Excellent. Okay, time to practice. Pause and say the 4 criteria for identifying PVTGs. Go on, try it. So, in short, PVTGs are the most vulnerable tribes identified by specific criteria and need special attention for their development. Perfect. Chalo, question number 3. Discuss the emergence, salient features and limitations of Tribal Subplan 15M 2017. And the broad micro theme, evaluation of the strategic framework for tribal socio-economic development, Tribal Subplan. ट्राइबल सब प्लान यानी TSP। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत ट्राइबल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में गवर्नमेंट बजट से फंड्स अलग रखे जाते हैं, राइट? एकदम सही, ताकि उनका टारगेटेड डेवलपमेंट हो सके। जैसे मान लो एक स्टेट की 20% पॉपुलेशन ट्राइबल है, तो TSP के तहत स्टेट के डेवलपमेंट बजट का 20% हिस्सा ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च होना चाहिए। कूल ना? दैट्स द आइडिया। चलो इसका 3 सेगमेंट ब्रेकडाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम TSP का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। इसे 5th 5 ईयर प्लान 1974-79 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है आर्टिकल 46, जो STs के वेलफेयर की बात करता है। ओके, आर्टिकल 46, गॉट इट। अब आते हैं मेन बॉडी पर, इमर्जेंस ऑफ TSP। इसे इसलिए लाया गया क्योंकि पहले के डेवलपमेंट अप्रोचेस बहुत फ्रैगमेंटेड थे और उनका फायदा ट्राइबल्स तक नहीं पहुंच रहा था। और इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है? सबसे पहला तो है प्रोपोर्शनल रिसोर्स एलोकेशन, जैसा तुमने बताया। दूसरा है टारगेटेड इंप्लीमेंटेशन, ITDAs यानी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज के थ्रू। और तीसरा? मल्टी सेक्टरल फोकस, मतलब एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड सब पर ध्यान देना। साउंड्स गुड ऑन पेपर, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? चैलेंजेस क्या हैं? बहुत है। पहला, इनएडिक्वेट फंड एलोकेशन, स्टेट्स अक्सर प्रिस्क्राइब्ड शेयर एलोकेट ही नहीं करते। दूसरा, ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल फेलियर, लैंड एलियनेशन और डिस्प्लेसमेंट जैसी समस्याएं अभी भी हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का इंप्लीमेंटेशन भी इनकंसिस्टेंट है। और एक सबसे बड़ा इशू आई गेस कस्टमाइजेशन का ना होना। एग्जैक्टली, लैक ऑफ कस्टमाइजेशन। एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है जो ट्राइबल डाइवर्सिटी को इग्नोर करता है। तो इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन ये है कि TSP ने रिसोर्स एलोकेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज तो किया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन गैप्स और कस्टमाइजेशन की कमी की वजह से इसका इंपैक्ट लिमिटेड रहा है। एक पार्टिसिपेटरी और टेलर्ड अप्रोच जरूरी है। राइट। चलो क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट, आंसर की शुरुआत आर्टिकल 46 से करने का क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है? ये आपके आंसर को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देता है और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट करता है। एग्जामिनर को पता चलता है कि यू नो योर बेसिक्स। ट्रू। सेकंड क्वेश्चन, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच ट्राइबल डेवलपमेंट में फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि हर ट्राइबल ग्रुप का कल्चर, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट अलग होता है, इसलिए उन्हें अलग सॉल्यूशंस चाहिए जो उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बने हों। मेक्स परफेक्ट सेंस। थर्ड, TSP की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या लगती है? फंड्स की कमी या पॉलिसी का डिजाइन? देखो, पॉलिसी ऑन पेपर अच्छी है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है फंड्स का डाइवर्जन और ब्यूरोक्रेटिक एपैथी, नियत की कमी। ओके। फोर्थ, आंसर में इमर्जेंस, सेलिएंट फीचर्स और लिमिटेशंस को अलग-अलग हेडिंग्स में क्यों लिखना चाहिए? ये क्वेश्चन के डिमांड को डायरेक्टली एड्रेस करता है और आंसर को वेल स्ट्रक्चर्ड बनाता है, जिसे पढ़ने में आसानी होती है। राइट। फिफ्थ, ITDAs का रोल क्या है?
क्या ये इफेक्टिव है? ITDS का रोल TSP को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना है, लेकिन अक्सर वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में फंस जाते हैं और उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। गॉट इट। एंड सिक्स्थ, कंक्लूजन में पार्टिसिपेटरी अप्रोच जैसा कीवर्ड यूज करने का क्या महत्व है? ये एक फॉरवर्ड लुकिंग सोल्यूशन दिखाता है और कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट डिस्कोर्स से आपकी अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट करता है। इट एड्स वेट टू योर कंक्लूजन। Fantastic. Let's rehearse this. Pause and try to explain what tribal subplan is in one sentence. Simple रखो. Basically, TSP is a strategy to channelize funds for tribal development, but it faces major challenges in implementation. Brilliant. आगे बढ़ते हैं. Question 4 from 2016. Critically comment on the role of NGOs and Christian missionaries in the development of tribals in Central India. 15M 2016. Broad micro theme? A balanced evaluation of the contributions and criticisms of NGOs and missionaries in tribal development. Okay. Critically comment? मतलब हमें positive और negative दोनों aspects देखने? एकदम, we need a balanced view. चलो, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एजुकेशन के फील्ड में सेंट जेवियर्स रांची एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। मिशनरीज ने वहां एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया है। Right. और NGOs हेल्थ सेक्टर में मोबाइल क्लिनिक्स चलाते हैं रिमोट एरियाज में। ये पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए। हाँ, अब इसको 3 सेगमेंट्स में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल बेल्ट्स में स्टेट की प्रेजेंस हिस्टोरिकली वीक रही है। इस वैक्यूम को NGOs और मिशनरीज ने फिल किया है। सही है. अब मेन बॉडी में पहले पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस. एजुकेशन में उन्होंने स्कूल्स खोले, लिटरेसी रेट्स बढ़ाई। हेल्थ में उन्होंने हेल्थ केयर एक्सेस को इंप्रूव किया, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, और राइट्स एडवोकेसी में उन्होंने ट्राइबल्स को उनके लीगल राइट्स के बारे में जागरूक किया। अब आते हैं नेगेटिव इंपैक्ट्स या क्रिटिसिज्म्स पर. सबसे बड़ा आरोप है कल्चरल इरोजन का। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वरियर एल्विन ने भी इसकी क्रिटिसिज्म की थी। दूसरा है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर रिलीजियस कन्वर्जन्स की वजह से कम्युनिटी के अंदर टेंशंस पैदा हुई हैं। और डेवलपमेंट प्रोसेस में इंटरफेरेंस का भी आरोप लगता है. तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये है कि उनका रोल एक डबल एज सॉर्ड की तरह है। उन्होंने डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स और रिलीजियस टेंशन जैसी समस्याएं भी पैदा की हैं। अ कोलैबोरेटिव अप्रोच विद द स्टेट इज नीडेड। गॉट इट. क्विक क्रॉस क्वेश्चंस. फर्स्ट, आंसर में बैलेंस्ड व्यू मेंटेन करना क्यों जरूरी है, स्पेशली जब क्रिटिकली कमेंट पूछा जाए? क्योंकि एग्जामिनर आपकी एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट कर रहा है, ना कि आपकी पर्सनल ओपिनियन। दोनों साइड दिखाना मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट करता है। सेकंड, वेरियर एल्विन का नाम मेंशन करने से क्या वैल्यू ऐड होता है? इससे आपके आर्ग्यूमेंट को एक अथॉरिटेटिव बैकिंग मिलती है। ये दिखाता है कि आपने सब्जेक्ट के की थिंकर्स को पढ़ा है। राइट. थर्ड, डबल एज्ड स्वॉर्ड जैसी एनालॉजी यूज करना अच्छा आइडिया है? हाँ बिल्कुल, ये कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक सिंपल और मेमोरेबल तरीके से प्रेजेंट करता है। फोर्थ, क्या हम कह सकते हैं कि सभी एनजीओज और मिशनरीज का अप्रोच एक जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनमें बहुत डाइवर्सिटी है। कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ पर आलोचना भी होती है। जनरलाइज करना गलत होगा। पॉइंट टेकन. फिफ्थ, वैक्यूम शब्द का इस्तेमाल इंट्रोडक्शन में क्यों इफेक्टिव है? ये एक पावरफुल इमेज क्रिएट करता है। ये बताता है कि स्टेट की कमी थी, जिसे इन ग्रुप्स ने आकर भरा। कॉन्टेक्स्ट को क्लियरली सेट करता है। और लास्ट क्वेश्चन, कंक्लूजन में कोलैबोरेटिव अप्रोच सुझाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल और कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन ऑफर करता है। सिर्फ प्रॉब्लम हाईलाइट नहीं करता, आगे का रास्ता भी दिखाता है। Great. Time for a practice cue. Pause the audio and try to name one positive and one negative role of NGOs in tribal areas. Relevant today. 15M 2015. Broad micro theme: assessing the contemporary relevance of Nehru's 5 principles for tribal development. ट्राइबल पंचशील. हमने इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी. ये नेहरू और वेरियर एल्विन के 5 प्रिंसिपल्स हैं, है ना? बिल्कुल, ये एक मिडिल पाथ फिलॉसफी है। ना तो फोर्स्ड असिमिलेशन, ना ही कंप्लीट आइसोलेशन। एकदम इंटीग्रेशन विद डिग्निटी। और इसकी रेलेवेंस आज के टाइम में? देखो, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एक तरह से पंचशील के प्रिंसिपल्स को ही तो लागू करने की कोशिश है. सही पकड़ा, ये एक परफेक्ट रियल लाइफ कनेक्शन है। चलो इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ट्राइबल पंचशील को डिफाइन करेंगे। 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर ट्राइबल पॉलिसी आर्टिकुलेटेड बाय नेहरू। ओके. और बॉडी में पहले 5 प्रिंसिपल्स को ब्रीफली लिस्ट करेंगे। हाँ. 1. Develop along their own genius. 2. Respect for their land and forest rights. 3. Training tribals for administration. 4. Avoid over-administration. And 5. Judge results by human character, not statistics. अब आते हैं इसकी रेलेवेंस पर. आज के कॉन्टेक्स्ट में जहां लैंड एलियनेशन और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है, ये प्रिंसिपल्स और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। पंचशील का प्रिंसिपल नंबर 2, रिस्पेक्ट फॉर लैंड एंड फॉरेस्ट राइट्स, पैसा एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का आधार है। और डेवलप अलोंग देयर ओन जीनियस वाला प्रिंसिपल? वो आज के वन साइज फिट्स ऑल डेवलपमेंट मॉडल्स को चैलेंज करता है। ये कहता है कि डेवलपमेंट बॉटम अप होना चाहिए। झारखंड का पाथलगेड़ी मूवमेंट अवे इसका एक रेडिकल एक्सप्रेशन था। तो कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे? कंक्लूजन ये है कि ट्राइबल पंचशील सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक लिविंग फिलॉसफी है। आज के ट्राइबल इश्यूज के सॉल्यूशंस इसी फिलॉसफी में छुपे हैं। इट्स अ मॉरल कंपस फॉर पॉलिसी मेकर्स। बहुत अच्छा. चलो क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट, आंसर में 5 प्रिंसिपल्स को याद करके लिखना क्यों जरूरी है? ये आपके आंसर का कोर है। इसके बिना आप रेलेवेंस अच्छे से नहीं समझा सकते। इट शोज कमांड ओवर द टॉपिक। सेकंड, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और पाथलगाड़ी मूवमेंट जैसे एग्जांपल्स यूज करने से क्या फायदा है? ये आपके आर्गुमेंट को कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ये दिखाते हैं कि आप थियरी को करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं। सही है. थर्ड, मॉरल कंपस जैसे फ्रेज का इस्तेमाल कंक्लूजन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है? ये एक पावरफुल मेटाफर है जो पंचशील के एसेंस को कैप्चर करता है। ये आपके कंक्लूजन को मेमोरेबल बनाता है। फोर्थ, क्या पंचशील की कोई क्रिटिसिज्म है? सोचो. हाँ, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये ओवर प्रोटेक्टिव है और ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम से अलग रखता है, डेवलपमेंट को स्लो करता है।
बट दैट्स अ मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। गुड पॉइंट। फिफ्थ, इंट्रोडक्शन में नेहरू और वेरियर एल्विन दोनों का नाम लेना क्यों अच्छा है? क्योंकि ये दिखाता है कि आपको इसके ओरिजिन्स की पूरी जानकारी है। नेहरू द पॉलिसी मेकर, एल्विन द एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर बिहाइंड इट। और लास्ट, इंटीग्रेशन विद डिग्निटी नॉट असिमिलेशन, इस फ्रेज को एक्सप्लेन करना आंसर में क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पंचशील की फिलॉसफी का क्रक्स है। एसिमिलेशन मतलब अपनी आइडेंटिटी खो देना, इंटीग्रेशन मतलब मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए। ये फर्क समझाना बहुत जरूरी है। Understood? Let's do a practice cue. Pause and try to say the 5 principles of tribal Panchsheel in your own words. In short, tribal Panchsheel is Nehru's timeless philosophy for tribal development, which is more relevant than ever in today's context of rights and development conflicts. Great. Question 6 is next, again from 2015. NGOs are interfering with the developmental process in the tribal areas of the country. Critically comment. 15M 2015. Broad micro theme. A critical analysis of the interference versus advocacy role of NGOs in tribal development. ये क्वेश्चन 4 से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ फोकस स्पेसिफिकली इंटरफेरेंस पर है और क्रिटिकली कमेंट मतलब फिर से बैलेंस्ड व्यू। एकदम। यहाँ हमें इंटरफेरेंस के आरोपों को एग्जामिन करना है, लेकिन एनजीओस के कंस्ट्रक्टिव रोल को भी हाईलाइट करना है। एग्जाम्पल के लिए नियमगिरी मूवमेंट में एनजीओ का रोल कंस्ट्रक्टिव था, राइट्स एडवोकेसी का था। राइट। लेकिन पॉस्को प्रोजेक्ट के केस में उन पर प्रोजेक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करने का आरोप लगा। यही दो साइड्स हमें एक्सप्लोर करनी है। चलो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम इस डिबेट को सेट करेंगे। पोस्ट लिबरलाइजेशन जैसे जैसे ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बढ़े, एनजीओस का रोल भी ज्यादा विजिबल और कंटेस्टेड हुआ। ठीक है, बॉडी में पहले हम इंटरफेरेंस के आर्गुमेंट्स को देखेंगे। हाँ, ये आर्गुमेंट अक्सर गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशंस देती हैं। वो कहते हैं कि एनजीओस फॉरेन फंडिंग से प्रोजेक्ट्स को रोकते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ रुकती है। इसके लिए एफसीआरए जैसे कानूनों का यूज भी होता है। ओके, अब दूसरी साइड, एनजीओस का कंस्ट्रक्टिव रोल या एडवोकेसी। इसमें हम बताएंगे कि एनजीओस ऑफन उन लोगों की आवाज बनते हैं जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जैसे पेसा और एफआरए को इंप्लीमेंट करवाने में मदद करते हैं। नियमावली इज द प्राइम एग्जाम्पल। तो वो इंटरफेरेंस नहीं, इंटरवेंशन कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। प्रिसाइसली। ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन का ही सवाल है। क्या डेवलपमेंट सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या लोगों के राइट्स भी डेवलपमेंट का हिस्सा हैं? सही। तो कंक्लूजन में क्या लिखना है? कंक्लूजन ये है कि एनजीओस को इंटरफेयरिंग एजेंट्स कहना एक ओवर सिंप्लिफिकेशन है। उनका रोल कॉम्प्लेक्स है। वो स्टेट और मार्केट के पावर को बैलेंस करने का काम करते हैं। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उनका ये रोल जरूरी है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उनके लिए भी जरूरी है। वेरी वेल पुट। अब क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, आंसर में कंटेस्टेड जैसा वर्ड यूज करना क्यों अच्छा है? ये दिखाता है कि ये एक सिंपल इशू नहीं है। इस पर अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। इट सेट्स अ न्यूआंस्ड टोन फ्रॉम द बिगिनिंग। सेकंड, एफसीआरए का जिक्र करना आंसर को कैसे स्ट्रेंथन करता है? ये आपके पॉइंट को एक कॉन्क्रीट लीगल एग्जाम्पल देता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहे, रियल वर्ल्ड मैकेनिज्म्स को भी समझते हैं। राइट। थर्ड, इंटरफेरेंस वर्सेस इंटरवेंशन का डिस्टिंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इस क्वेश्चन का हार्ट है। ये पर्सपेक्टिव का फर्क है। एक के लिए जो इंटरफेरेंस है, दूसरे के लिए वो एडवोकेसी फॉर राइट्स या डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन है। बहुत अच्छा पॉइंट है। फोर्थ, पीओएस केओ जैसे स्पेसिफिक केस स्टडीज मेंशन करना क्यों जरूरी है? ये आपके जनरल स्टेटमेंट्स को एविडेंस से बैक करता है। इट मेक्स योर आंसर मोर क्रेडिबल एंड इंपैक्टफुल। फिफ्थ, व्हाट इज डेवलपमेंट जैसा रिटोरिकल क्वेश्चन आंसर में डालना अच्छा है। हाँ, ये एग्जामिनर को प्रोवोक करता है टू थिंक डीपर। ये दिखाता है कि आप इशू के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को समझ रहे हैं। ग्रेट। एंड लास्ट, कंक्लूजन में एनजीओस के लिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करना क्यों जरूरी है? ये एक बैलेंस कंक्लूजन देता है। आप सिर्फ उन्हें डिफेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। इट शोज मैच्योरिटी। Perfect. Time for a practice cue. Pause and try to frame one sentence arguing for NGOs and one sentence arguing against them. Many recap. In short, the role of NGOs is not a simple case of interference, but a complex issue of rights advocacy versus state-defined development goals. Excellent flow. आगे बढ़ते हैं. Question 7. This one is from 2014. Critically examine the role of NGOs in promoting health and education in tribal areas. 15M 2014. All right, broad micro theme. A critical examination of the contributions and limitations of NGOs in the social sectors of health and education. ये क्वेश्चन भी एनजीओस पर है, लेकिन फोकस अब हेल्थ और एजुकेशन पर है। और फिर से क्रिटिकली एग्जामिन। राइट। मतलब हमें उनके कंट्रीब्यूशंस को डिटेल में बताना है, लेकिन उनकी लिमिटेशंस को भी एनालाइज करना है। एक एग्जाम्पल है एकल विद्यालय, जो रिमोट विलेजेस में सिंगल टीचर स्कूल्स चलाते हैं। ये एक कंट्रीब्यूशन हो गया। बिल्कुल। और लिमिटेशंस में हम स्केल की बात कर सकते हैं। एक एनजीओ कुछ गांवों में काम कर सकता है, पूरे स्टेट में नहीं। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ट्राइबल एरियाज में हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स की पूरी स्टेट को हाईलाइट करेंगे और बताएंगे कि इस गैप को फिल करने में एनजीओज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सही है। बॉडी में पहले कॉन्ट्रीब्यूशंस, हेल्थ में एनजीओज ने प्राइमरी हेल्थ केयर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पर काम किया है। मोबाइल क्लिनिक्स, हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स, ट्रेडिशनल हीलर्स के साथ कोलैबोरेशन, ये सब उनके काम हैं। और एजुकेशन में उन्होंने एक्सेस बढ़ाया है, ब्रिज स्कूल्स फॉर ड्रॉप आउट्स, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स और सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट को कल्चरली रिलेवेंट बनाना, जैसे ट्राइबल लैंग्वेजेस में मटेरियल डेवलप करना। ये तो काफी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब लिमिटेशंस क्या हैं? पहली लिमिटेशन है स्केल और सस्टेनेबिलिटी। उनका इम्पैक्ट लोकलाइज्ड रहता है। दूसरा है डिपेंडेंसी सिंड्रोम, जहां कम्युनिटी एनजीओ पर निर्भर हो जाती है।
तीसरा, कभी-कभी कल्चरल इंसेंसिटिविटी, और चौथा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट एफर्ट्स। तो कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि एनजीओज स्टेट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि एक वैल्यूएबल सप्लीमेंट हो सकते हैं। उनका रोल सर्विस डिलीवरी से आगे बढ़कर स्टेट को अकाउंटेबल बनाने और कम्युनिटी को एम्पावर करने का होना चाहिए। द गोल शुड बी पार्टनरशिप, नॉट रिप्लेसमेंट। एक्सीलेंट पॉइंट। चलो क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, आंसर की शुरुआत में पूरे सोशल इंडिकेटर्स का डेटा जैसे लिटरेसी रेट, आईएमआर मेंशन करना क्यों अच्छा है? ये आपके आंसर के लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। ये प्रॉब्लम की ग्रेविटी को एस्टैब्लिश करता है। सेकंड, कल्चरली रेलेवेंट एजुकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी पढ़ाई जो बच्चों के अपने कल्चर, लैंग्वेज और एनवायरनमेंट से जुड़ी हो। इससे लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल होती है। थर्ड, डिपेंडेंसी सिंड्रोम एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। इसे आंसर में इंक्लूड करना क्यों जरूरी है? ये एक अच्छी क्रिटिकल इनसाइट है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं सोच रहे हैं। गुड इंटेंशंस के अनफोर्सीन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। राइट। फोर्थ, सप्लीमेंट नॉट सब्स्टिट्यूट वाला पॉइंट कंक्लूजन में क्यों इफेक्टिव है? ये एक बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल स्टांस है। ये एनजीओज के रोल को डिफाइन करता है इन रिलेशन टू द स्टेट। इट्स अ वेरी मैच्योर कंक्लूजन। फिफ्थ, ट्रेडिशनल हीलर्स के साथ कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल मेंशन करना क्यों अच्छा है? ये दिखाता है कि अच्छा एनजीओ वर्क वो है जो लोकल नॉलेज सिस्टम्स को रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करता है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ कल्चरली सेंसिटिव अप्रोच। और लास्ट, इन अ 15 मार्क क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशंस और लिमिटेशंस को रफली इक्वल वेटेज देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब ही है कि आपको दोनों साइड्स को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। एक बैलेंस स्ट्रक्चर जरूरी है। Got it. Let's do a practice cue. Pause and say. NGOs can be a valuable supplement to the state, but not a substitute. Mini recap. In short, NGOs have made significant contributions to tribal health and education, but they face limitations of scale, sustainability, and sometimes approach. Fantastic. Now for something different. Question 8 from 2014. Give a brief history of the administration of tribal communities in the colonial period. 15M, 2014. Broad micro theme. A chronological analysis of British administrative policies towards tribal areas, from intervention to segregation. Okay. A history question, colonial period. यहाँ हमें एक chronological approach लेना होगा, है ना? Exactly. We need to show the evolution of British policy over time. हम अर्ली इंटरवेंशन से शुरू करके सिस्टमैटिक सेग्रीगेशन तक जाएंगे। जैसे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट से शुरू करके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तक। परफेक्ट। और इसके जवाब में जो ट्राइबल अपराइजिंग्स हुए, जैसे बिरसा मुंडा या संथल रिबेलियन, उनका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि ब्रिटिश पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं थी। वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बदलती रही। ओके। बॉडी में हम इसको फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज, अर्ली इंटरवेंशन। हाँ, इसमें परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 जैसे लॉज आए, जिन्होंने कम्युनल ओनरशिप को खत्म करके प्राइवेट प्रॉपर्टी और जमींदारी सिस्टम लागू किया। इससे ट्राइबल्स लैंडलेस हो गए। इससे उनका डिस्पोजेशन शुरू हुआ। फिर दूसरा फेज था सिस्टमैटिक सेग्रीगेशन और रिसोर्स कंट्रोल। इसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 आया, जिसने फॉरेस्ट्स को स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया और ट्राइबल्स की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और इसके साथ ही उन्होंने कुछ एरियाज को अलग से एडमिनिस्टर करना भी शुरू किया। राइट। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट ऑफ 1874 इसका पहला स्टेप था। और इस फेज में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 भी आया, जिसने पूरी कम्युनिटीज को क्रिमिनल लेबल कर दिया। और इन पॉलिसीज का रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ वाइड स्प्रेड रिवोल्ट्स। संथाल रिबेलियन 1855-56 और बिरसा मुंडा का उलगुलान 1909-1900 इसके सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं। ये पॉलिसीज के अगेंस्ट एक डायरेक्ट रिएक्शन था। तो कंक्लूजन ये है कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्राइबल सोसाइटीज को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने उनकी इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर को डिसरप्ट किया। और उनकी पॉलिसीज, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन की हो या सेग्रीगेशन की, उनका लेगेसी आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और ट्राइबल इश्यूज में दिखता है। बहुत क्लियर है। लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन हिस्ट्री पूछ रहा है। Chronology helps to show cause and effect, how one policy led to another, and how tribal reactions evolved over time. सेकंड, एक्ट्स के ईयर्स मेंशन करना, जैसे 1878 या 1871, जरूरी है? जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है। It adds precision and credibility to your answer. थर्ड, ट्राइबल अपराइजिंग्स का जिक्र करना आंसर को कैसे एनरिच करता है? ये दिखाता है कि ट्राइबल्स पैसिव विक्टिम्स नहीं थे। They actively resisted colonial policies. It adds the element of agency to the historical narrative. ग्रेट पॉइंट। एजेंसी। फोर्थ, डिस्पोजेशन और डिसरप्शन जैसे कीवर्ड्स यूज करने का क्या फायदा है? ये एनालिटिकल कीवर्ड्स हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता रहे, बल्कि उन फैक्ट्स के इंपैक्ट को समराइज कर रहे हैं। They make your answer more academic. फिफ्थ, लेगेसी वर्ड का कंक्लूजन में क्या सिग्निफिकेंस है? ये पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। ये बताता है कि ये सिर्फ एक हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, इसके इंप्लीकेशंस आज भी रेलेवेंट है, जैसे कि हमने 5th and 6th शेड्यूल में देखा। एग्जैक्टली। एंड लास्ट, इस आंसर में क्या हमें इंडिविजुअल ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम लेने चाहिए? जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं। फोकस ऑन द एक्ट्स, पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट। Got it. Let's do the practice cue. Pause and try to name 3 key British acts that affected tribal communities. Mini recap. In short, the colonial administration's policies evolved from intervention to segregation, leading to the dispossession of tribals and sparking major uprisings. बहुत ही बढ़िया।
We are on a roll. Question 9. Critically evaluate the National Tribal Policy, 15M, 2014. Broad micro theme. A critical evaluation of the strengths and weaknesses of the proposed National Tribal Policy. National Tribal Policy. लेकिन जहां तक मुझे पता है ये अभी तक एक ड्राफ्ट पॉलिसी ही है ना, फाइनलाइज नहीं हुई है. बिल्कुल सही. और ये इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है. ये 2006 से ड्राफ्ट स्टेज में ही है. But we still need to evaluate its provisions. ओके, तो इसमें भी हमें क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स. Yes. इसके स्ट्रेंथ्स हैं इसका राइट्स बेस्ड फोकस, लेकिन वीकनेस है इसका नॉन बाइंडिंग स्टेटस. चलो डिटेल में जाते हैं. इंट्रोडक्शन में हम कॉन्टेक्स्ट देंगे. इंडिया के पास अभी तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ट्राइबल पॉलिसी नहीं है. अ ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड इन 2006 बट इट हैज नॉट बीन एनैक्टेड. ठीक है. बॉडी में पहले इसके स्ट्रेंथ्स या पॉजिटिव फीचर्स. इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका शिफ्ट फ्रॉम अ वेलफेयर बेस्ड अप्रोच टू अ राइट्स बेस्ड अप्रोच. ये पीएसए और एफआरए जैसे कानूनों को रिकॉग्नाइज करता है. इसने गवर्नेंस में ट्राइबल पार्टिसिपेशन की बात की है और इसमें स्पेसिफिक वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे पीवीटीजीज और डीएनटीज पर भी फोकस किया है, राइट? हाँ, ये इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है. अब आते हैं वीकनेसेस पर. सबसे पहला तो इसका ड्राफ्ट स्टेटस है. करेक्ट. इट्स नॉन बाइंडिंग. दूसरा, इसमें डिस्प्लेसमेंट को लेकर क्लियर प्रोविजंस नहीं है. ये डेवलपमेंट विद डिग्निटी की बात करता है, लेकिन फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट को कैसे रोकेगा इस पर साइलेंट है. और इसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर भी रेजिस्टेंस है. सही. स्टेट गवर्नमेंट्स और मिनिस्ट्रीज जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इसके प्रोविजंस को अपने डोमेन में एनक्रोचमेंट मानते हैं. तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये है कि a national tribal policy is urgently needed to provide a coherent framework. The draft has some excellent provisions, but it needs stronger legal backing and a clear roadmap for implementation to overcome bureaucratic and political resistance. इसके बिना ये सिर्फ एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनकर रह जाएगा. वेरी क्लियर. लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चंस. फर्स्ट, आंसर की शुरुआत में ही इसके ड्राफ्ट स्टेटस को मेंशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पॉलिसी के बारे में. ये आपके पूरे एवैल्यूएशन के लिए कॉन्टेक्स्ट सेट करता है. सेकंड, वेलफेयर बेस्ड वर्सेस राइट्स बेस्ड अप्रोच में क्या फर्क है? वेलफेयर अप्रोच में ट्राइबल्स को बेनिफिशियरीज माना जाता है, जिनको मदद दी जा रही है. राइट्स बेस्ड अप्रोच में उन्हें सिटीजंस माना जाता है, जिनके पास डेवलपमेंट प्रोसेस में क्लेम करने का अधिकार है. इट्स अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव. ग्रेट एक्सप्लेनेशन. थर्ड, ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जैसी फ्रेज यूज करना क्यों अच्छा है? ये पॉलिसी फेलियर के रियल वर्ल्ड रीजंस को पॉइंट आउट करता है. सिर्फ पॉलिसी के कंटेंट को नहीं, उसके इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस को भी एड्रेस करता है. फोर्थ, क्या हम इस आंसर में ट्राइबल पंचशील का रेफरेंस दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल. ये कहना कि इस पॉलिसी का विजन ट्राइबल पंचशील के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है, आपके आंसर में डेप्थ ऐड करेगा. फिफ्थ, कोहेरेंट फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसी पॉलिसी जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के काम को एक साथ एक डायरेक्शन में ले आए. अभी सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, जिससे कंफ्यूजन होता है. गॉट इट. एंड द फाइनल क्वेश्चन, कंक्लूजन में अर्जेंटली नीडेड जैसा सेंस ऑफ अर्जेंसी शो करना अच्छा है? Yes, it shows that you understand the real world importance of the issue. It's not just an academic exercise. People's lives are at stake. Very powerful. Time for a practice cue. Pause and try to explain the difference between a welfare approach and a rights-based approach in one sentence. Mini recap. In short, the draft National Tribal Policy is a step in the right direction with its rights-based focus, but its non-binding status and implementation challenges are major weaknesses. Amazing. हम काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं. Question 10, again from 2014. The concept of PTG. 10M 2014. Broad micro theme. Understanding the concept, criteria, and development strategies for particularly vulnerable tribal groups, PVTGs. Wait a minute, ये question 2 का रिपीट लग रहा है. PTG यानी PVTG. हाँ, ये रिपीट है. यूपीएससी में टॉपिक्स रिपीट होते हैं, लेकिन हम इसे फिर से एड्रेस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए. एकदम. एग्जांपल के लिए इस बार हम तमिलनाडु की कटनायकन ट्राइब की वल्नरेबिलिटी और टोडा कम्युनिटी के सक्सेसफुल डेवलपमेंट मॉडल दोनों पर फोकस कर सकते हैं. चलो इसको क्विकली रिवाइज करते हैं. इंट्रोडक्शन. The concept of PTG, now called PVTG, was introduced by the Debar Commission to identify the most vulnerable groups within the scheduled tribes. There are 75 such groups. Body part 1, criteria for identification. 4 criteria: pre-agricultural technology, very low literacy, declining or stagnant population, and a subsistence level economy. ये याद रखना बहुत जरूरी है. Body part 2, vulnerabilities. They face multiple vulnerabilities: health and nutrition, like high malnutrition among the Katnayakan tribe, loss of traditional habitats and livelihoods, and social exclusion. Body part 3, development strategy. The government has a specific scheme for them, the development of PVT scheme. इसका focus है habitat development, education, health, and livelihood generation. A good example is the promotion of traditional crafts and ecotourism among the Toda community in the Nilgiris. And the conclusion? Conclusion ये है कि despite these schemes, PVTs continue to be on the margins. A micro-level, culturally sensitive, and participatory planning approach is essential for their genuine development. Perfect revision. Let's do a different set of cross questions this time. First, अगर ये question repeat होता है, तो क्या हमें अपना आंसर थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए? हाँ, आप सेम कंटेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग एग्जांपल्स, जैसे इस बार हमने कटनाइकन और टोडा पर फोकस किया, या थोड़ा अलग स्ट्रक्चर यूज करके आंसर को फ्रेश बना सकते हैं. Second, micro level planning का क्या मतलब है? इसका मतलब है हर पीवीटीजी कम्युनिटी के लिए उनकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से प्लान बनाना, ना कि एक जनरल प्लान सब पर थोप देना. Right. Third, the number 75 PVTGs, is it important to remember? Yes, it's a key fact. It shows that you have precise knowledge. Fourth, क्या PVTGs का कॉन्सेप्ट इन कम्युनिटीज को परमानेंटली वल्नरेबल लेबल करने का रिस्क रखता है? ये एक बहुत अच्छी क्रिटिकल थॉट है.
हाँ, ये रिस्क है। इसलिए डेवलपमेंट का गोल उन्हें इस लेवल से बाहर निकालना होना चाहिए, उन्हें एम्पावर करके। Fifth, what does stagnant population imply? It implies poor health conditions, high infant mortality, and a general threat to the survival of the community itself. It's a very serious indicator. And last, participatory planning इस कीवर्ड को हर ट्राइबल इशू के आंसर में यूज कर सकते हैं। Almost, yes, क्योंकि ट्राइबल डेवलपमेंट की सबसे बड़ी समस्या टॉप डाउन अप्रोच ही रही है। Participation is the key solution. So it's a very relevant keyword. Brilliant. Practice cue for this one. Pause and quickly list the 4 criteria for PVTGs again. Repetition is key. Mini recap. In short, PVTGs are the most marginalized tribal groups identified by specific criteria, and they require a special, culturally sensitive approach for their development. Phew, that was a good revision. Now let's shift gears. Question 11 from 2013. Discuss the government action towards left-wing extremism. 15M, 2013. Broad micro theme. An analysis of the government's two-pronged strategy to combat left-wing extremism. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और इसका ट्राइबल एरिया से गहरा कनेक्शन है। बिल्कुल। LWE अफेक्टेड एरियाज, जिनको रेड कॉरिडोर भी कहते हैं, वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट का अप्रोच इस पे टू प्रोंग्ड है, मतलब 2 डायमेंशनल। सिक्योरिटी और डेवलपमेंट, राइट? एग्जैक्टली। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस से डील करना और दूसरी तरफ डेवलपमेंट करके इसके रूट कॉजेस को एड्रेस करना। चलो इसको डिटेल में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम LWE को डिफाइन करेंगे एज अ मेजर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, डीपली लिंक्ड विद इश्यूज ऑफ ट्राइबल एलियनेशन, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट। ओके, बॉडी में हम इस 2 pronged स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करेंगे। पहला prong, सिक्योरिटी अप्रोच। हाँ, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, जैसे CRPF, कोबरा बटालियंस, जो जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेंड है। इंटेलिजेंस गैदरिंग को इंप्रूव करना, स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, ये सब इसका हिस्सा है। और इसके लिए स्पेशल फंड्स भी हैं, जैसे सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम। राइट। अब दूसरा प्रोंग, डेवलपमेंटल अप्रोच। ये LWE के रूट कॉजेस को एड्रेस करता है ना? सही। इसमें स्पेशल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, जैसे रोशनी स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल यूथ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, जैसे रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट FRA और पैसा जैसे कानूनों का अच्छा इंप्लीमेंटेशन, ताकि लोगों का सिस्टम में विश्वास बढ़े। तो इन एक्शंस का इवैल्यूएशन क्या है? कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट की टू प्रोंग स्ट्रेटजी सही डायरेक्शन में है। सिर्फ सिक्योरिटी एक्शन से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन डेवलपमेंटल अप्रोच के इंप्लीमेंटेशन में अभी भी बहुत गैप्स हैं। जब तक ट्राइबल्स को जस्टिस और डेवलपमेंट नहीं मिलता, LWE के लिए फर्टाइल ग्राउंड बना रहेगा। A holistic and humane approach is needed. Well said. Let's get to the cross questions. First, आंसर में 2 pronged strategy या multi pronged strategy जैसा टर्म यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी है। इसे यूज करना दिखाता है कि आप पॉलिसी डिस्कोर्स से वाकिफ हैं। सेकंड, कोबरा बटालियंस का फुल फॉर्म जरूरी है। अगर याद हो तो अच्छा है, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, बट जस्ट मेंशनिंग कोबरा इज इनफ टू शो यू नो द स्पेसिफिक्स। थर्ड, FRA और पैसा का लिंक LWE से कैसे जोड़ेंगे? LWE ग्रुप्स अक्सर जल, जंगल, जमीन के इश्यूज पर ट्राइबल्स को मोबिलाइज करते हैं। FRA और पैसा ट्राइबल्स को उनके जल, जंगल, जमीन पर अधिकार देते हैं। अगर ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो तो LWA का सपोर्ट बेस कम हो जाएगा। That's a very clear link. फोर्थ, क्या हमें इस आंसर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बाय सिक्योरिटी फोर्सेस का जिक्र करना चाहिए? हाँ, एक बैलेंस्ड आंसर के लिए ये जरूरी है। आप मेंशन कर सकते हैं कि सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच में समटाइम्स ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स भी आते हैं, जिससे एलिनेशन और बढ़ सकता है। करता है कि इसे सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे सोशियो इकोनॉमिक रीजंस हैं और सोल्यूशन भी वैसा ही होना चाहिए जो लोगों के ट्रस्ट को जीते। And sixth, is this primarily a security issue or a development issue? What should the answer's focus be? The question is about government action, so you must discuss both. The focus should be on explaining the two-pronged strategy and then evaluating its effectiveness, giving equal importance to both security and development aspects. Understood. Time for practice. Pause and try to explain the two-pronged strategy in your own words. Mini recap. In short, the government's action against LWE is a two-pronged strategy combining security measures with a developmental approach to address the root causes of the issue. We've covered a lot of ground. Let's keep the energy high. Question 12 from 2013. What is the role of Gram Sabha under PESA? 15M 2013. Broad. Micro theme. A detailed examination of the specific powers and functions of the Gram Sabha under the PESA Act, 1996. ये क्वेश्चन पैसा पर है, लेकिन स्पेसिफिकली ग्राम सभा के रोल पर। हमने इसके बारे में थोड़ा टच किया था क्वेश्चन 1 में। हाँ, लेकिन अब हमें इस पर जूम इन करना है। हम ग्राम सभा की स्पेसिफिक पावर्स को डिटेल में देखेंगे, जैसे रिसोर्स गवर्नेंस, सोशियो कल्चरल पावर्स और लैंड एलियनेशन को रोकना। और नियमगिरी केस यहाँ फिर से एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एकदम। चलो इसको स्ट्रक्चर करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम पैसा एक्ट को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे और स्टेट करेंगे कि इसका हार्ट ग्राम सभा को एम्पावर करना है, मेकिंग इट द न्यूक्लियस ऑफ गवर्नेंस इन शेड्यूल्ड एरियाज। ओके, बॉडी में हम पावर्स को अलग अलग हेडिंग्स में डाल सकते हैं, जैसे पावर्स रिलेटेड टू रिसोर्स गवर्नेंस। गुड आइडिया। इसके अंडर आएगा ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कंट्रोल ओवर वाटर बॉडीज, रिकमेंडेशन फॉर माइनिंग लीसेस इज मैंडेटरी और लैंड एलियनेशन को रोकने की पावर। नेक्स्ट हेडिंग सोशियो कल्चरल पावर्स, इसमें आएगा प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स, कंट्रोल ओवर लोकल मार्केट्स एंड मनी लेंडिंग टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, और कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज इन सोशल सेक्टर्स। और एक डेवलपमेंटल पावर्स हेडिंग भी डाल सकते हैं। यस,
इसमें आएगा अप्रूवल ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज फॉर पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स एंड इशूइंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स फॉर फंड्स। इसमें नियमगिरी केस स्टडी को कहाँ फिट करेंगे? इसको हम रिसोर्स गवर्नेंस वाले पॉइंट में, माइनिंग लीज वाले पार्ट में एकदम प्रोमिनेंटली फीचर करेंगे एज अ लैंडमार्क एग्जांपल ऑफ ग्राम सभा's पावर इन एक्शन। ठीक है। और कंक्लूजन? कंक्लूजन ये होगा कि पेसा ने ग्राम सभा को ऑन पेपर एक्सटेंसिव पावर्स दिए हैं। ये ट्रू सेल्फ गवर्नेंस का पोटेंशियल रखता है। हाउएवर, इसकी इफेक्टिवनेस स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा इसके प्रोविजंस को लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने पर डिपेंड करती है, जो अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। क्रिस्टल क्लियर। नाउ फॉर द क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, इस आंसर में सिर्फ ग्राम सभा की पावर्स लिस्ट करना काफी है या उन्हें एक्सप्लेन भी करना होगा? एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ कंट्रोल ओवर मनी लेंडिंग मत लिखो। लिखो कंट्रोल ओवर मनी लेंडिंग टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन बाय एक्सटर्नल मनी लेंडर्स टू शो यू अंडरस्टैंड द व्हाई। सेकंड, न्यूक्लियस ऑफ गवर्नेंस जैसा फ्रेज इंट्रोडक्शन में क्यों इफेक्टिव है? ये एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करता है। ये बताता है कि ग्राम सभा पैसा यूनिवर्स का सेंटर है। इट मेक्स योर इंट्रोडक्शन इंपैक्टफुल। थर्ड, लेटर एंड स्पिरिट का क्या मतलब है कंक्लूजन में? लेटर मतलब कानून को जैसा लिखा है वैसा फॉलो करना। स्पिरिट मतलब उस कानून के पीछे की भावना को समझकर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है इंप्लीमेंटेशन गैप्स को हाईलाइट करने के लिए। फोर्थ, क्या हम पैसा के इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस को बॉडी में भी मेंशन कर सकते हैं? हाँ, हर पावर के साथ आप एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑन ग्राउंड इसे इंप्लीमेंट करने में क्या चैलेंज आता है। ये आपके आंसर को और क्रिटिकल बना देगा। फिफ्थ, मैंडेटरी कंसल्टेशन वर्सेस कंकरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर पैसा? कंसल्टेशन मतलब सिर्फ पूछना, मानना जरूरी नहीं। कंकोरेंस मतलब सहमति जरूरी है। पैसा ग्राम सभा को कंकोरेंस की पावर देता है कई मामलों में, जो इसे बहुत पावरफुल बनाता है। एक्सीलेंट पॉइंट। एंड लास्ट, इस आंसर में 73rd अमेंडमेंट का जिक्र करना जरूरी है। हाँ, इंट्रोडक्शन में ये बताना कि पैसा इज एन एक्सटेंशन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट टू शेड्यूल्ड एरियाज इज क्रूशियल फॉर सेटिंग द लीगल कॉन्टेक्स्ट करेक्टली। Got it. Time for a practice cue. Pause and say. Under PESA, the Gram Sabha is the nucleus of governance. Mini recap. In short, PESA grants extensive powers to the Gram Sabha over resources, culture, and development, making it the foundation of self-rule, though implementation remains a key challenge. बहुत अच्छे. Question 13 from 2013. A very interesting one. Critically comment on the view that the 5th and 6th schedule have colonial foundations. 15 marks. Broad micro theme? हाँ. A critical analysis of the historical continuity between colonial administrative frameworks and the constitutional provisions of the 5th and 6th schedule. हमने इस पर शुरुआत में बात की थी. ये वही कंटिन्यूटी वाला पॉइंट है. हाँ, यहाँ हमें इस हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को ट्रेस करना है, colonial एक्ट से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तक। और क्रिटिकली कमेंट है तो हमें कंटिन्यूटीज और डेविएशंस दोनों पर बात करनी है। राइट। तो colonial acts जैसे शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहाँ की होंगे। बिल्कुल। चलो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम इस व्यू को स्टेट करेंगे कि हाँ, 5th और 6th शेड्यूल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर colonial एरा पॉलिसीज, खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज से हेवीली ड्रॉन है। ओके। बॉडी में हम पहले कंटिन्यूटीज पर फोकस करेंगे। करेक्ट। कंटिन्यूटी क्या है? पहला, द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटिंग ट्राइबल एरियाज डिफरेंटली। दूसरा, द स्पेशल पावर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट को मॉडिफाई करके लागू करे या ना करें। ये सीधा कॉलोनियल सेटअप से लिया गया है। और एडीसीज का कॉन्सेप्ट इन 6th शेड्यूल, वो भी कॉलोनियल ट्राइबल काउंसिल्स से इंस्पायर्ड हैं, ऑल्दो उन्हें अब डेमोक्रेटिक बना दिया गया है। ठीक है। अब डिविएशंस या चेंजेस क्या है? ये क्रिटिकल पार्ट है। सबसे बड़ा डिविएशन है इंटेंट। कॉलोनियल इंटेंट था कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट है प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक बॉडीज। ग्राम सभा 5th शेड्यूल और इलेक्टेड एडीसीज 6th शेड्यूल कॉलोनियल सेटअप में नहीं थे। तीसरा, रिकॉग्निशन ऑफ ट्राइबल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एज अ बेसिस फॉर लॉ। तो कंक्लूजन ये है कि जबकि इन शेड्यूल्स का स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट कॉलोनियल है, उनका सोल या स्पिरिट फंडामेंटली डिफरेंट और डेमोक्रेटिक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉलोनियल फ्रेमवर्क को अडैप्ट किया, उसे इंडियन डेमोक्रेसी के वैल्यूज के साथ इन्फ्यूज करके। सो टू से दे आर जस्ट कॉलोनियल वुड बी एन ओवर सिंप्लीफिकेशन। What a nuanced answer. Let's do the cross questions. First, structural blueprint versus soul or spirit. इस एनालॉजी को यूज करना क्यों अच्छा है? ये कॉम्प्लेक्स आइडिया को बहुत सिंपली कम्युनिकेट करता है। स्ट्रक्चर ढांचा कॉलोनियल है, लेकिन स्पिरिट आत्मा डेमोक्रेटिक है। इट मेक्स द कोर आर्गुमेंट वेरी क्लियर एंड मेमोरेबल। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मेंशन करना इस आंसर में नॉन नेगोशिएबल है, राइट? Absolutely. It is the most direct predecessor to the 5th and 6th schedules. इसके बिना आंसर अधूरा है। थर्ड, इंटेंट का डिफरेंस हाईलाइट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये क्रिटिकली कमेंट का जवाब देता है। सिर्फ सिमिलैरिटीज दिखाना क्रिटिकल नहीं है। इंटेंट का फर्क दिखाना एक डीप एनालिसिस है, जो बताता है कि सेम स्ट्रक्चर को अलग अलग गोल्स के लिए यूज किया जा सकता है। राइट। फोर्थ, इज दिस आंसर में हम सिर्फ सिमिलैरिटीज या सिर्फ डिफरेंसेस पर फोकस कर सकते हैं? नहीं, क्रिटिकली कमेंट का मतलब ही है टू एग्जामिन बोथ साइड्स। दोनों को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा फॉर बैलेंस्ड एंड हाई स्कोरिंग आंसर। फिफ्थ, what does adapt and infuse mean in the conclusion? It means the constitution makers didn't blindly copy. They took an existing framework, adapt, and filled it with new democratic values, infuse. It's a sophisticated way of describing the process. And sixth,
Is it fair to say the governor's role is a colonial relic? You can say that, but you must qualify it. Yes, the structure of the role is a relic, but its intended function in the Constitution is protective, not autocratic. So it's a relic that has been repurposed. Repurposed, I like that. Okay, practice cue. Pause and practice saying the structure is colonial, but the spirit is democratic. Mini recap. In short, while the 5th and 6th schedules draw their administrative structure from colonial-era laws, their democratic intent and empowerment-focused provisions mark a significant departure from their origins. We are just flying through these. Question 14, 2013. What is the significance of cultural and administrative factors in tribal development? 15M, 2013. Broad micro-theme. Analyzing the dual importance of cultural preservation and effective administration for holistic tribal development. ये practice cue दो pillars की बात कर रहा है, cultural factors और administrative factors. एकदम। और हमें इन दोनों की सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना है। ये एक अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कल्चरल फैक्टर्स में हम आइडेंटिटी, ट्रेडिशनल नॉलेज की बात कर सकते हैं, जैसे टोडा ट्राइब का एम्ब्रॉयडरी, और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, लीगल राइट्स। परफेक्ट एग्जांपल्स। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम स्टेट करेंगे कि ट्राइबल डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। इट रिक्वायर्स अ टू-pronged अप्रोच दैट रिस्पेक्ट्स कल्चरल आइडेंटिटी एंड इज सपोर्टेड बाय इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स। ओके, बॉडी में पहला पार्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल फैक्टर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे 1. आइडेंटिटी एंड सेल्फ एस्टीम। कल्चर उनकी पहचान है। 2. ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन, वाटर मैनेजमेंट। 3. सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। मेनी लाइवलीहुड्स आर कल्चर बेस्ड, जैसे तोड़ा एम्ब्रॉयडरी और वारली पेंटिंग। 4. सोशल कोहेजन। कल्चर कम्युनिटी को एक साथ बांध कर रखता है। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। अब सेकंड पार्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। इसमें आएगा 1. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोटेक्शन। 5th 6th शेड्यूल्स, FRA, PISA, ये उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। 2. इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि एजुकेशन, हेल्थ जैसी बेसिक सर्विसेज उन तक पहुंचे। 3. प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को मनी लेंडर्स, लैंड माफिया से उन्हें प्रोटेक्ट करना है। 4. फाइनेंशियल सपोर्ट। TSP जैसे मैकेनिज्म से टारगेटेड फंड्स प्रोवाइड करना। तो इन दोनों के बीच लिंक क्या है? वही हमारा कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन ये है कि कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि डीपली इंटरकनेक्टेड है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वो है जो कल्चरल फैक्टर्स को रिस्पेक्ट और प्रमोट करता है, और एक स्ट्रॉन्ग कल्चर तभी थ्राइव करेगा जब उसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन मिलेगी। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए दोनों का साथ चलना जरूरी है। एक्सीलेंट। लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, इस आंसर को दो क्लियर पार्ट्स में डिवाइड करना क्यों अच्छा है? क्योंकि क्वेश्चन ही 2 फैक्टर्स के बारे में पूछ रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर डायरेक्टली क्वेश्चन को एड्रेस करता है और आपके आंसर को बहुत ऑर्गेनाइज बनाता है। सेकंड, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स का एग्जांपल देना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कल्चर को सिर्फ नाच गाने तक सीमित नहीं रखता। ये दिखाता है कि कल्चर के पास प्रैक्टिकल साइंटिफिक नॉलेज भी है जो डेवलपमेंट में काम आ सकती है। ट्रू। थर्ड, इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट कीवर्ड यूज करना क्यों अच्छा है? क्योंकि ये इस आंसर का क्रक्स है। होलिस्टिक मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि कल्चर, आइडेंटिटी, वेलबींग, सब कुछ। ये कीवर्ड आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। फोर्थ, कैन वी आर्ग्यू वन फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर? It's better not to. The question asks for the significance of both. A good answer will show how they are interdependent and equally important for sustainable and meaningful development. फिफ्थ, TSP का एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में फिट करना क्यों अच्छा है? ये आपके पॉइंट को एक कॉन्क्रीट पॉलिसी एग्जाम्पल देता है। It connects the abstract idea of administrative support to a real government program. एंड सिक्स्थ, इस आंसर में टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप की डिबेट रेलेवेंट है? हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वो है जो बॉटम अप अप्रोच अपनाता है, जिसमें कल्चरल फैक्टर्स को प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये एक अच्छा वैल्यू एडिशन होगा। Great. Practice cue. Pause and try to name 2 cultural and 2 administrative factors for tribal development. Mini recap. In short, holistic tribal development hinges on the dual pillars of preserving cultural factors like identity and knowledge and ensuring effective administrative factors like legal protection and service delivery. Awesome. अब आते हैं एक classic debate पर. Question 15 from 2013. Discuss the criticism leveled against anthropology in the context of the debate on isolation versus assimilation of tribal communities. 15M 2013. Broad micro-theme. An examination of the critique of anthropology's role in the isolation versus assimilation debate, focusing on figures like Elvin and Ghuriye. The classic isolation versus assimilation debate. इसमें 2 main figures हैं. Warrior Elvin, जो isolation या national park theory के लिए जाने जाते हैं, और G.S. Ghuriye, जो assimilation के proponent थे. Exactly. और एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इस डिबेट के सेंटर में थी। हमसे एंथ्रोपोलॉजी की क्रिटिसिज्म पूछी गई है इस कॉन्टेक्स्ट में। इंटरेस्टिंग। तो एंथ्रोपोलॉजी पर क्या क्रिटिसिज्म थी? कि उसने कॉलोनियल बायस को प्रमोट किया? हाँ, एक आरोप ये था। दूसरा कि उसने ट्राइबल्स को एक्सोटिक या प्रिमिटिव म्यूजियम पीसेस की तरह ट्रीट किया। चलो इसको अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम इस डिबेट को इंट्रोड्यूस करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के सामने ये एक बड़ा सवाल था कि ट्राइबल कम्युनिटीज को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। 2 मेजर schools of thought emerge हुए, represented by anthropologist Warrior Elvin, initially for isolation, and sociologist G.S. Ghuriye for assimilation. Okay. बॉडी में हम क्रिटिसिज्म्स को पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। Right. First criticism. Colonial bias. Many early anthropologists worked for the colonial administration. उनकी रिसर्च का यूज ऑफन ट्राइबल्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। सेकंड,
रोमांटिसाइजेशन एंड म्यूजिफिकेशन। एल्विन जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट पर आरोप लगा कि उन्होंने ट्राइबल लाइफ को जरूरत से ज्यादा रोमांटिसाइज किया, उनकी पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन को इग्नोर किया, उन्हें लिविंग म्यूजियम पीसेस की तरह प्रिजर्व करने की बात की। थर्ड, क्रिटिसिज्म। इग्नोरिंग ट्राइबल एजेंसी। यस, इस पूरी डिबेट में ऐसा लग रहा था कि नॉन ट्राइबल्स डिसाइड कर रहे हैं कि ट्राइबल्स के लिए क्या अच्छा है। ट्राइबल्स खुद क्या चाहते हैं, उनकी आवाज को इग्नोर किया गया। एंथ्रोपोलॉजी ने उन्हें ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी बनाया, सब्जेक्ट्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनी नहीं। ये तो बहुत सीरियस क्रिटिसिज्म्स हैं। सही, तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये है कि इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद एंथ्रोपोलॉजी ने ट्राइबल कल्चर्स को समझने में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी दिया। द डिबेट इटसेल्फ, दो फ्लॉड, लेड टू नेहरूज मिडिल पाथ ऑफ ट्राइबल पंचशील, which was a synthesis articulated by Elvin himself in his later phase. The discipline has since evolved to be more collaborative and self-critical. सो एल्विन ने अपना स्टांस चेंज किया था। Yes, from isolation to integration with dignity. This is a crucial point. गॉट इट। लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, एल्विन और घुरिये दोनों का नाम मेंशन करना इस आंसर में वाइटल है, राइट? Absolutely. They are the two main poles of this debate. उनके बिना ये आंसर अधूरा है। सेकंड, म्यूजियमिफिकेशन, ये वर्ड यूज करना कैसा है? बहुत इफेक्टिव है। ये एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक सिंगल पावरफुल वर्ड में कैप्चर करता है। It instantly conveys the criticism. राइट। फोर्थ, एल्विन का स्टांस चेंज हुआ, ये मेंशन करना क्यों जरूरी है? ये एल्विन को एक वन डायमेंशनल फिगर बनाने से बचाता है। ये दिखाता है कि उनकी थिंकिंग इवॉल्व हुई और ये ट्राइबल पंचशील के ओरिजिन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इट्स अ साइन ऑफ अ न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग। फिफ्थ, इस आंसर में क्या हमें एंथ्रोपोलॉजी को डिफेंड करना चाहिए? नहीं, क्वेश्चन क्रिटिसिज्म पूछ रहा है। आपका फोकस क्रिटिसिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन करने पर होना चाहिए। कंक्लूजन में आप एक बैलेंस लाइन लिख सकते हैं कि डिसिप्लिन अब इवॉल्व हो चुकी है। एंड सिक्स्थ, नेहरूज ट्राइबल पंचशील को एज अ सिंथेसिस मेंशन करना क्यों अच्छा है? क्योंकि ये इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस, आइसोलेशन एंड असिमिलेशन के बीच का एक रेजोल्यूशन है। It shows how the debate was ultimately resolved at a policy level. It provides a neat conclusion to the story. Great. Practice Q. Pause and try to explain the core difference between Elvin's and Ghurye's position. Mini recap. In short, anthropology faced criticism for its colonial bias, romanticization of tribal life, and for ignoring tribal agency in the crucial debate between isolation and assimilation. What a fantastic discussion. Just a few more to go. Question 16, also from 2013. Discuss the main features of the British policies that led to the dispossession of tribals from their land and forests. 15M, 2013. Broad micro theme. An analysis of the key British policies and legal mechanisms that caused the large-scale dispossession of tribals. ये क्वेश्चन 8 जैसा लग रहा है, जहां हमने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री डिस्कस की थी। हाँ, लेकिन यहाँ फोकस स्पेसिफिकली डिस्पोजेशन के मैकेनिज्म्स पर है। हमने वहाँ जो पॉलिसीज डिस्कस की थी, यहाँ उनके इम्पैक्ट को डिटेल में बताना है। ओके, तो हम फॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी सिस्टम्स, फॉरेस्ट लेजिस्लेशन और लीगल सिस्टम्स, इन 3 मैकेनिज्म्स पर फोकस कर सकते हैं। परफेक्ट स्ट्रक्चर। और संथाल रिबेलियन और मुंडा उलगुलान को एज अ कॉन्सिक्वेंस मेंशन करना जरूरी है। चलो इसको अनपैक करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम स्टेट करेंगे कि प्री कोलोनियल इंडिया में ट्राइबल्स का लैंड और फॉरेस्ट पर कस्टमरी और कम्युनल राइट्स थे। ब्रिटिश पॉलिसीज ने इस सिस्टम को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया, जिससे वाइड स्प्रेड डिस्पोजेशन हुआ। ओके, बॉडी पार्ट 1, फॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी सिस्टम्स। इसमें हम परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवारी सिस्टम्स की बात करेंगे। इन्होंने लैंड को एक कमोडिटी बना दिया जिसे खरीदा बेचा जा सकता था। ट्राइबल्स जिनके पास रिटर्न टाइटल्स नहीं थे, उन्होंने अपनी जमीन आउटसाइडर्स, मनी लेंडर्स और जमींदार्स को खो दी। बॉडी पार्ट 2, फॉरेस्ट लेजिस्लेशन। यहाँ हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट्स 1865, 1878 पर फोकस करेंगे। इन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसने ट्राइबल्स को उनके अपने फॉरेस्ट से एलिनेट कर दिया, क्योंकि झूम कल्टीवेशन जैसी प्रैक्टिसेस को इलीगल बना दिया। फॉरेस्ट उनका घर नहीं, स्टेट की प्रॉपर्टी बन गया। बॉडी पार्ट 3, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू लीगल सिस्टम। ब्रिटिश ने एक कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम, आईपीसी एटसेट्रा, इंट्रोड्यूस किया जो ट्राइबल्स को समझ में नहीं आता था। इस सिस्टम ने मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स को फेवर किया। ट्राइबल्स अक्सर डेट ट्रैप्स में फंसकर अपनी जमीन गवा बैठे। और इस सब का कॉन्सिक्वेंस था mass scale poverty, migration to work as laborers in plantations and mines, and a series of violent rebellions like the Santhal Rebellion and Munda Ulgulan. तो कंक्लूजन ये है कि ब्रिटिश पॉलिसीज का कंबाइंड इफेक्ट ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए कैटास्ट्रोफिक था। इट वाजंट जस्ट इकोनॉमिक डिस्पोजेशन, इट वाज अ लॉस ऑफ देयर आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी एंड वे ऑफ लाइफ, जिसका इम्पैक्ट आज तक महसूस किया जाता है। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, सिस्टमैटिकली डिसमेंटल जैसा फ्रेज इंट्रोडक्शन में क्यों यूज करें? ये बताता है कि ये सब एक्सीडेंटली नहीं हुआ, ये एक सोची समझी पॉलिसी का नतीजा था। इट सेट्स अ स्ट्रॉन्ग टोन फॉर द आंसर। सेकंड, लैंड को कमोडिटी बना देना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लैंड को एक ऐसी चीज बना देना जिसे मार्केट में खरीदा और बेचा जा सके। पहले ट्राइबल्स के लिए लैंड उनकी माँ जैसी थी, आइडेंटिटी का हिस्सा। ब्रिटिश ने उसे एक पीस ऑफ प्रॉपर्टी बना दिया। थर्ड, इस आंसर में फॉरेस्ट एक्ट्स के ईयर्स मेंशन करना जरूरी है। अगेन नॉट मैंडेटरी बट हाईली रिकमेंडेड इफ यू रिमेंबर देम। इट एड्स अथॉरिटी टू योर पॉइंट्स। फोर्थ, डेट ट्रैप इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना जरूरी है। ब्रीफली, यस। यस। आप बता सकते हैं कि कैसे ट्राइबल स्मॉल लोन्स लेते थे और हाई इंटरेस्ट रेट्स और लीगल मैनिपुलेशन के कारण वो कभी चुका नहीं पाते थे और बदले में उन्हें अपनी जमीन देनी पड़ती थी। फिफ्थ, रिबेलियंस को एज अ कॉन्सिक्वेंस मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। ये दिखाता है कि डिस्पोजिशन पीसफुली एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसका जबरदस्त विरोध हुआ। एंड सिक्स्थ, इस आंसर को क्वेश्चन 8 हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कैसे रखें? क्वेश्चन 8 में फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पर था।
सेग्रीगेशन, एक्सक्लूडेड एरियाज। यहाँ फोकस सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजिशन के सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस और मैकेनिज्म्स पर है। बी वेरी स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन आस्क्ड। Got it. Practice Q. Pause and name the three main mechanisms of British-led tribal dispossession. Mini recap. In short, British policies through new land settlements, restrictive forest laws, and an alien legal system systematically dispossessed tribals from their lands and forests, leading to widespread impoverishment and rebellion. Just 3 questions left. Let's finish strong. Question 17 from 2012. Comment on the relevance of tribal Panchsheel in the light of emerging developmental practices, 15M 2012. Broad micro theme. Re-evaluating the relevance of tribal Panchsheel in contrast to modern, top-down, resource-intensive development models. ये ट्राइबल पंचशील पर तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ फोकस इमर्जिंग डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में है। सही। हमें पंचशील को आज के रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन जैसे नर्मदा डैम और टॉप डाउन प्लानिंग के कॉन्ट्रास्ट में देखना है। और हम इसे वन धन विकास योजना जैसी कंटेम्प्रेरी स्कीम से भी लिंक कर सकते हैं टू शो इट्स पॉजिटिव एप्लीकेशन। 5 प्रिंसिपल्स फॉर अ ह्यूमेन एंड रिस्पेक्टफुल ट्राइबल पॉलिसी। बॉडी में हम इमर्जिंग डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस को पहले डिफाइन करेंगे। यस, प्रैक्टिसेस लाइक लार्ज स्केल माइनिंग, बिग डैम्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। इनका कॉमन फीचर क्या है? दे आर टॉप डाउन, रिसोर्स इंटेंसिव और अक्सर ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट का कारण बनते हैं। नर्मदा डैम प्रोजेक्ट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। अब इन प्रैक्टिसेस के कॉन्ट्रास्ट में पंचशील की रेलेवेंस क्या है? हम प्रिंसिपल्स को एक एक करके कंट्रास्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल 1, डेवलप अलोंग देयर ओन जीनियस, टॉप डाउन प्लानिंग को चैलेंज करता है। प्रिंसिपल 2, रिस्पेक्ट फॉर लैंड एंड फॉरेस्ट्स, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन और फोर्स्ड लैंड एक्विजिशन के खिलाफ है। प्रिंसिपल 4, अवॉइड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को क्रिटिसाइज करता है। प्रिंसिपल 5, जज बाय ह्यूमन कैरेक्टर, जीडीपी सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल पर सवाल उठाता है। राइट। और क्या कोई कंटेम्प्रेरी स्कीम है जो पंचशील की स्पिरिट को फॉलो करती है? हाँ, वन धन विकास योजना। ये ट्राइबल्स को उनके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में हेल्प करती है। ये उनके ट्रेडिशनल स्किल्स और रिसोर्सेज पर बेस्ड है। ये डेवलप अलोंग देयर ओन जीनियस का अच्छा एग्जाम्पल है। तो कंक्लूजन ये है कि आज के डोमिनेंट डेवलपमेंट मॉडल के सामने ट्राइबल पंचशील एक ऑल्टरनेटिव विजन प्रेजेंट करता है। ये एक रिमाइंडर है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, बल्कि सोशल जस्टिस, कल्चरल प्रिजर्वेशन और ह्यूमन डिग्निटी भी है। इसकी रेलेवेंस कम नहीं बल्कि और बढ़ गई है। Wonderful. Cross questions. First, GDP-centric development का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल जिसका मेन गोल सिर्फ देश की जीडीपी बढ़ाना है, भले ही उससे एनवायरनमेंट या कुछ कम्युनिटीज को नुकसान हो। पंचशील इसके आगे ह्यूमन कैरेक्टर को रखता है। Second, नर्मदा डैम का एग्जाम्पल यूज करना क्यों इम्पैक्टफुल है? क्योंकि ये इंडिया में डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिबेट का सबसे बड़ा और सबसे वेल नोन सिंबल है। ये इंस्टेंटली कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता है। थर्ड, वन धन विकास योजना जैसी पॉजिटिव स्कीम का एग्जाम्पल देना क्यों जरूरी है? ये आपके आंसर को बैलेंस्ड बनाता है। सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं, आप ये भी दिखा रहे हैं कि पंचशील के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले पॉजिटिव मॉडल्स भी मौजूद हैं। फोर्थ, ऑल्टरनेटिव विजन। ये फ्रेज कंक्लूजन में क्यों अच्छा है? ये पंचशील को सिर्फ एक ओल्ड पॉलिसी नहीं बल्कि एक एक्टिव, रेलेवेंट ऑल्टरनेटिव के रूप में पोजीशन करता है। इट गिव्स इट अ फॉरवर्ड लुकिंग फील। फिफ्थ, इस आंसर में PASFARA का जिक्र कर सकते हैं। Yes, absolutely. You can say that PASFA and FRA are legislative embodiments of Panchshil's principles, but emerging developmental practices often try to bypass them, which highlights the ongoing conflict and the relevance of Panchshil. Great point. And sixth, how is this question different from the 2015 question on Panchshil's relevance? The 2015 question was general. This one is specific. In the light of emerging developmental practices. So, your answer must be heavily focused on contrasting Panchshil with modern, large-scale, often destructive development projects. The focus is sharper here. Got it. Practice Q. Pause and practice saying, Tribal Panchshil offers an alternative vision to a GDP-centric development model. Mini recap. In short, in an era of resource-intensive and top-down development, Nehru's tribal Panchshil is more relevant than ever as a guiding philosophy for sustainable and just development. Second last question, question 18 from 2012. This is a very important one. Trace the historical process of the social exclusion of denotified tribes, 15M 2012. Broad micro theme, a historical tracing of the process of criminalization and exclusion of denotified tribes, DNTs, from the colonial era to the present. Denotified tribes या DNTs. हमने इसके बारे में PVTGs के साथ थोड़ा डिस्कस किया था। इनकी कहानी स्टेट सैंक्शनड स्टिग्मा की है। बिल्कुल। यहाँ हमें इसके हिस्टोरिकल प्रोसेस को ट्रेस करना है, कॉलोनियल क्रिमिनलाइजेशन से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी फेलियर तक। एग्जाम्पल जरूरी होंगे, जैसे सांसीज या लोधास, और पुलिस एट्रोसिटीज का जिक्र भी। यस, चलो इसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम DNTs को डिफाइन करेंगे। ये वो कम्युनिटीज हैं जिन्हें ब्रिटिश ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत क्रिमिनल बाय बर्थ नोटिफाई किया था। इंडिपेंडेंस के बाद इस एक्ट को रिपील किया गया और इन्हें डीनोटिफाइड किया गया। ओके, बॉडी में हम इस हिस्टोरिकल प्रोसेस को फेजेस में बताएंगे। फेज 1, colonial criminalization 1871-1947। राइट, इसमें हम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के फीचर्स बताएंगे। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, सेपरेट सेटलमेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जैसे, और पुलिस सर्वेलेंस। इसका एम था नोमैडिक कम्युनिटीज को कंट्रोल करना। फेज 2, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी फेलियर 1947 ऑनवर्ड्स।
इसमें हम बताएंगे कि 1952 में एक्ट तो रिपील हो गया, लेकिन उसकी जगह हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952 आ गया। इसने पुलिस को वही पावर्स दे दी, बस कम्युनिटी की जगह इंडिविजुअल को टारगेट किया, लेकिन स्टिग्मा बना रहा। और इनकी सबसे बड़ी समस्या है एक्सक्लूजन फ्रॉम अफर्मेटिव एक्शन। एग्जैक्टली कई डीएनटीज ना एससी, ना एसटी, ना ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता। दे आर इनविजिबल टू द पॉलिसी फ्रेमवर्क। और इस सब का रिजल्ट है कंटिन्यूअस सोशल एक्सक्लूजन। उन्हें आज भी क्रिमिनल समझा जाता है। पुलिस अट्रॉसिटीज इन पर कॉमन है। उनके पास एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज की कमी है। कम्युनिटीज लाइक सांसीज एंड लोधास फेस दिस एवरी डे। तो कंक्लूजन ये है कि डीनोटिफिकेशन सिर्फ कागज पर हुआ है। इन कम्युनिटीज के ऊपर से क्रिमिनल का थप्पा अभी तक नहीं हटा है। उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है जो उनके हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रिकॉग्नाइज करे और उन्हें एजुकेशन, लाइवलीहुड और सबसे इंपॉर्टेंट डिग्निटी प्रोवाइड करे। A very sensitive and important topic. Let's do the cross questions. First, Criminal Tribes Act 1871 और Habitual Offenders Act 1952 दोनों को मेंशन करना क्यों जरूरी है? ये कंटिन्यूटी ऑफ स्टिग्मा को दिखाता है। ये बताता है कि सिर्फ कानून का नाम बदला, लेकिन पुलिस का माइंडसेट और सिस्टम का अप्रोच नहीं बदला। Second, State Sanctioned Stigma. ये फ्रेज क्यों पावरफुल है? क्योंकि बताता है कि ये स्टिग्मा सिर्फ सोसाइटी में नहीं है, इसे स्टेट यानी कानून और पुलिस ने बनाया और मेंटेन किया है। इट पुट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट। Third, Invisible to the Policy Framework. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब पॉलिसीज बनती हैं तो इन कम्युनिटीज का ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि इनकी अलग से कैटेगरी नहीं है, इनके लिए टारगेटेड स्कीम्स नहीं बन पाती। Right. Fourth, इस आंसर में स्पेसिफिक DNT कम्युनिटीज, सांसीज, लोधास का नाम लेना क्यों अच्छा है? ये प्रॉब्लम को ह्यूमनाइज करता है। ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, आप एक्चुअल लोगों की बात कर रहे हैं जिनको ये सब झेलना पड़ता है। Fifth, Historical Injustice. वर्ड का कंक्लूजन में क्या सिग्निफिकेंस है? ये रिकॉग्नाइज करता है कि उनकी आज की सिचुएशन उनकी गलती नहीं है, बल्कि उनके साथ इतिहास में गलत हुआ है और इसलिए स्टेट की जिम्मेदारी बनती है उसे ठीक करने की। इट्स अ कॉल फॉर रिपैरेटिव जस्टिस। एंड सिक्स्थ, क्या हम इस आंसर में रेन की कमीशन या आइडियट कमीशन का जिक्र कर सकते हैं? Yes, definitely. Mentioning that the government has set up commissions like these to study the problems of DNTs shows that you're updated with recent developments. ये आपके आंसर को एक एक्स्ट्रा एज देगा। Brilliant. Practice Q. Pause and practice saying. Denotification happened on paper, but the stigma remains in practice. Mini recap. In short, the social exclusion of DNTs is a process rooted in colonial criminalization which has continued post-independence due to policy failures and persistent social stigma. All right, the final question. Question 19 from 2011. And it's a familiar friend. Write a short note on Tribal Punch Shield, 15M 2011. Broad micro theme. A comprehensive explanation of the core philosophy and 5 principles of Tribal Punch Shield and their contemporary application. तीसरा क्वेश्चन ऑन ट्राइबल पंच शील्ड। दिस मस्ट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ शॉर्ट नोट लिखना है 15 मार्क्स का। हाँ, मतलब हमें इसके कोर फिलॉसफी और 5 प्रिंसिपल्स को क्लियरली एक्सप्लेन करना है और इसके कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन पर भी जोर देना है। हाँ, इसे पैसा एक्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हैं, जैसे बिश्नोई कम्युनिटी का एग्जांपल फॉर सस्टेनेबल लिविंग। गुड आइडिया। चलो इसको अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं फॉर अ सॉलिड शॉर्ट नोट। इंट्रोडक्शन. Tribal Punch Shield refers to the 5 principles for tribal policy formulated by Jawaharlal Nehru based on Varya Elvin's philosophy. It advocates a middle path of integration with dignity, avoiding the extremes of assimilation and isolation. बॉडी पार्ट 1 द 5 प्रिंसिपल्स। यहाँ हम पांचों को लिस्ट करके एक एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। Yes. 1. People should develop along the lines of their own genius and we should avoid imposing anything on them. Promotes cultural freedom. 2. Tribal rights in land and forest should be respected. Foundation for FRPSA. 3. We should try to train and build up a team of their own people to do the work of administration and development. Promotes self-governance. 4. We should not over-administer these areas or overwhelm them with a multiplicity of schemes. Advocates for simplicity and quality over quantity. 5. We should judge results not by statistics or the amount of money spent, but by the quality of human character that is evolved. Focus on human-centric development. बॉडी पार्ट 2 कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन एंड रेलेवेंस। यहाँ हम बताएंगे कि ये प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं। पैसा एक्ट एंड FRA are legislative expressions of these principles. The concept of sustainable development, जैसे बिश्नोई कम्युनिटी प्रैक्टिस करती है, is also in line with Punch Shield's spirit of respecting nature. It acts as a critique of modern top-down destructive development. और कंक्लूजन? Conclusion ये है कि Tribal Punch Shield is not just a policy guideline from the past, but an enduring philosophy. It provides an ethical and sustainable framework for engaging with tribal communities, ensuring that development does not come at the cost of their dignity and identity. A perfect way to summarize it. Let's do the final set of cross questions. First, for a short note, is it better to use bullet points for the principles? Yes, absolutely. It makes the answer very clean, easy to read, and ensures you cover all 5 points clearly. Second, enduring philosophy. Why this phrase in the conclusion? Enduring suggests that it has stood the test of time and is still relevant. Philosophy elevates it from just a policy to a deeper way of thinking. Third, बिश्नोई कम्युनिटी का एग्जाम्पल यहाँ कैसे फिट होता है? Punch Shield respects traditional ways of life that are in harmony with nature. The Bishnois are a perfect example of a community whose cultural ethos is built around environmental conservation.
It connects Panchsheel to the broader idea of sustainable development. Fourth, why is it important to explain each principle in a short bracket, as we did? It shows you haven't just memorized the lines. You understand the deeper meaning and implication of each principle. It adds analytical depth. Fifth, how is this short note different from a critically comment or discuss question? A short note is primarily explanatory. You need to explain the concept clearly and comprehensively. While you can add a bit of analysis about relevance, the main focus is on a clear exposition, not a deep critique or debate. And the final cross question of this session. After discussing it 3 times, what is the single most important takeaway from Tribal Panchsheel? Respect. Respect for their culture, respect for their rights, and respect for their wisdom. That's the one-word summary of Panchsheel. Wow! What a perfect end to the Q&A session. What a session, दोस्त. हमने आज ट्राइबल इश्यूज के पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर लिया. सही में, the broad micro theme of our entire discussion was tribal governance, development, and rights. And हमने देखा कि ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं. Let's do a quick recap. हमने पैसा और 6th शेड्यूल जैसे लीगल फ्रेमवर्क्स को समझा, जो ट्राइबल सेल्फ रूल की फाउंडेशन है. हमने PVTGs और डीनोटिफाइड ट्राइब्स जैसे सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स के हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन और प्रेजेंट चैलेंजेस को देखा. हमने ट्राइबल सब प्लान और नेशनल ट्राइबल पॉलिसी जैसी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज और उनकी लिमिटेशंस को क्रिटिकली एनालाइज किया. और आखिर में हमने नेहरू के ट्राइबल पंचशील की टाइमलेस रेलेवेंस को बार-बार समझा, जो इंटीग्रेशन विद डिग्निटी नॉट असिमिलेशन की बात करता है. आज की चर्चा के बाद एक सवाल पर सोचना बनता है. बिल्कुल, आज की चर्चा के बाद एक सवाल पर सोचना, क्या डेवलपमेंट का एक ही मॉडल हो सकता है जो नॉन ट्राइबल और ट्राइबल सोसाइटीज दोनों पर लागू हो? Or should we redefine development itself, making it more inclusive and respectful of different worldviews? ये सवाल आपके लिए है. अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर करो. And if you found this deep analysis valuable, then you know the drill. Smash that subscribe button, hit like and share it with every friend who needs to understand India better. अगली बार तक keep learning and stay curious.